Good afternoon. Today we discuss about the edema. Now we come on definition. Edema result from the accumulation of excess fluid in the interstitial space or serous cavities. इट मीन्स कि जो एडिमा है वो किसी रिएक्शन या किसी का रिजल्ट होता है जिसकी वजह से एक्सेस जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर या किसी कैविटी के अंदर आकर कलेक्ट होता है। नॉर्मल फ्लूइड कहाँ पे रहता है? नॉर्मल फ्लूइड रहता है इंट्रावस्कुलर या इंट्रा सेलुलर लेवल पे, लेकिन अब नॉर्मल कलेक्शन कहाँ रहेगा? एडिमा के अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में या सिरस कैविटीज के बीच में। डेफिनेशन: edema is the accumulation of excessive body fluid in the interstitial space or serous body cavity, which is a pathological process caused by disease rather than a disease entity. It means edema जो है वो क्या होता है? Accumulation of excessive amount of fluid in interstitial space और सीरस बॉडी कैविटी के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। ये एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो किसी डिजीज़ जो रहेगी उसकी एंटिटी के अंदर। नेक्स्ट होता है हाइड्रॉप्स। हाइड्रॉप्स मीन्स कि जो फ्लूइड इज एक्यूमुलेटेड इन सीरस बॉडी कैविटी, जैसे कि फ्लूइड जो है वो पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर कलेक्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूज़न। अगर ये फ्लूइड जो है इसको असाइटिस भी कह सकते हैं और हाइड्रोथोरेक्स, और अगर थोरेसिक कैविटी के अंदर है तो हाइड्रोथोरेक्स भी कह सकते हैं। इस टाइप का जो फ्लूइड कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रॉप्स। फिर नेक्स्ट, अगर फ्लूइड्स जो है वो प्लूरल कैविटी के अंदर आता है तो उसको प्लूरल इफ्यूज़न भी कहते हैं। नेक्स्ट वी कम ऑन टाइप्स। जो फर्स्ट टाइप है क्लासिफिकेशन का वो है अकॉर्डिंग टू द रेंज दैट एडिमा फ्लूइड स्प्रेड टू। मीन्स कि जो फ्लूइड है वो किसके थ्रू आया उसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लूइड स्प्रेड, या फ्लूइड का स्प्रेड मतलब लेवल कहाँ तक है। एक होता है एनासार का, फ्लूइड जो है वो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो सारे ऑर्गन हैं उसके अंदर है, एक्यूमुलेट होता है तो उसको बोलते हैं एनासार का। लोकल एडिमा, लोकल एडिमा मीन्स एक पर्टिकुलर किसी ऑर्गन के अंदर या सिस्टम के अंदर इन्फ्लामेटरी या अदर कोई रीजन से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है तो उसको बोलते हैं लोकल एडिमा, जैसे हेपेटाइटिस। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द कोज ऑफ एडिमा। अकॉर्डिंग टू द कोज ऑफ एडिमा इसके अंदर फर्स्ट है रीनल एडिमा। रीनल एडिमा मीन्स जो कोज है वो रीनल डिजीज़ है, लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, या रीनल फेलियर है, या एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी है। रीनल रीजन है उसका, इसीलिए इसको बोलते हैं रीनल एडिमा। हिपेटिक एडिमा, हिपेटिक एडिमा मीन्स कोज ऑफ जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन है वो क्या है? लीवर है, जैसे हेपेटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लीवर या अदर कोई लीवर डिजीज़। नेक्स्ट होता है कार्डियक एडिमा। कार्डियक एडिमा इट मीन्स जो चेंजेस आ रहे हैं वो कार्डियक सिस्टम के अंदर आ रहा है, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है ना, कंजेस्टिव हार्ट है ना, हाइपोथीसिस, इसके पीछे ये फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा प्रॉपरली। क्या होगा कार्डियक एडिमा में? जैसे हार्ट फेलियर है तो क्या होगा, फ्लूइड जो है वो हार्ट के अंदर मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर
प्रेजेंट रहेगा, पूरा प्रॉपरली अरोटा के थ्रू सप्लाई इसके अंदर क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। तो फ्लूइड क्या करेगा, जो स्पेस रहेगा वहाँ से आउट होके पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर या थोरेसिक कैविटी के अंदर आ जाता है, या प्लूरल कैविटी के अंदर भी स्प्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट होता है माल न्यूट्रिशनल एडिमा। माल न्यूट्रिशनल एडिमा जो PEM है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसके अंदर मारस्मस कंडीशन जो रहेगी उसके अंदर माल न्यूट्रिशनल एडिमा डेवलप होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है लिम्फेडिमा। अगर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन रहता है तब लिम्फ एडिमा डेवलप रहेगा। मेनली जो स्क्रोटल लिम्फेटिक सप्लाई जो रहेगी उसके अंदर इन्फ्लामेटरी चेंजेस या फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है, वो लिम्फ एडिमा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। इसके अंदर पैथोफिजियोलॉजी किस ढंग से फ्लूइड आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट ट्रांसड्यूट। ट्रांसड्यूट जो है, जो विदाउट चेंज इन एंडोथेलियल परमेबिलिटी अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, इट इज़ फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड प्लाज्मा विदाउट चेंज इन एंडोथेलियल परमेबिलिटी, इट इज़ नॉन इन्फ्लामेटरी। तो वो फ्लूइड आता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूट। नेक्स्ट होता है एक्सुडेट। एक्सुडेट जो फ्लूइड है वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के थ्रू आएगा। इसके अंदर जो वेसल्स रहती है उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए अब इसमें लिख रखा है लो प्रोटीन कंटेंट एंड हाई प्रोटीन कंटेंट। ट्रांसड्यूट जो होते हैं वो होता है लो प्रोटीन कंटेंट। क्यों? क्योंकि ये विदाउट एनी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के या प्रोसेस के आया है। नेक्स्ट होता है हाई प्रोटीन कंटेंट। ये किसके थ्रू आता है? वस्कुलर परमेबिलिटी चेंज होने की वजह से, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की वजह से। तो यहाँ पे डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से फ्लूइड के साथ प्रोटीन कंटेंट भी प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट होता है अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल फाइंडिंग पिटिंग एंड नॉन पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा, पिटिंग एडिमा के अंदर क्या होता है? व्हेन प्रेशर अप्लाइड टू स्वॉलन एरिया causes an indentation that persists for some time after the release of the pressure. It means कि जब पिटिंग एडिमा में हम किसी एरिया पे जहाँ पे एडिमा डेवलप है वहाँ अपने फिंगर से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो अपनी जो फिंगर होती है वो इनर साइड में उसको पिट करती है, एक गड्ढा डेवलप करती है। जैसे ही हम अपने फिंगर हटाते हैं तो वो वापस नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो इस टाइप की जो एडिमा है उसको बोलेंगे पिटिंग एडिमा। सेकेंड, नॉन पिटिंग एडिमा। नॉन पिटिंग एडिमा इन विच प्रेशर अप्लाइड डज नॉट रिजल्ट इन परसिस्टेंट इंडेंटेशन, इट यूजुअली अफेक्ट लेग और आर्म्स। इसके अंदर हम क्या होते हैं, प्रेशर अगर लगाते हैं तब भी वो इनर साइड में पिट डेवलप नहीं करता, गड्ढा डेवलप नहीं करता। इसको एक तरह से हम सॉलिड एडिमा भी कहते हैं। नेक्स्ट वी कम ऑन कॉजेस। कॉजेस के लिए एक मैनोमेनिक्स बना रखी है, द लीक ऑफ वेन। तो फर्स्ट दा में आता है टी, ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है? कहीं पर भी अगर जैसे लिम्फेटिक है, लिम्फ में अगर कोई लिम्फेटिक जो ग्लैंड्स रहती है वहाँ पे ट्यूमर डेवलप हो जाता है तो ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या रहेगा, जो फ्लूइड है वो नॉर्मल मूवमेंट की जगह इंटरस्टिशियल एरिया के अंदर मूव करेगा। या किसी वेसल्स है, वेसल्स के अंदर अगर थ्रोम्बोसिस डेवलप हो जाता है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप करेगा और जो फ्लूइड है वो नॉर्मल वस्कुलर सिस्टम से इंटरस्टिशियल एरिया के अंदर मूव करता है। नेक्स्ट सेकंड, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के अंदर बताया कि जो
हार्ट है वो क्या करता है, नॉर्मल सर्कुलेटरी ब्लड क्या करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट क्या करेगा, ब्लड को सर्कुलेट करने का वर्क करता है। नॉर्मल हार्ट फेलियर के अंदर क्या होगा, ब्लड जो है वो सर्कुलेशन करना बंद कर देता है, ठीक है। तो ब्लड मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर रहेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल्स अगर जो प्रॉपरली वहाँ पे अरोटा के थ्रू अगर वो सप्लाई नहीं करता, तब क्या होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन कंटिन्यू रहेगा और वहाँ से फ्लूइड जो है हार्ट वॉल के थ्रू पेरिकार्डियल स्पेस में आ जाता है और क्या होगा, पेरिकार्डियल से वो थोरेसिक कैविटी, प्लूरल कैविटी की तरफ भी फ्लूइड जो है वो मूव करेगा। नेक्स्ट होता है एंटेरोपैथी। एंटेरोपैथी मीन्स जो जीआईटी सिस्टम है उसके अंदर, जैसे कोलाइटिस, अपेंडिसाइटिस या स्टोमेटाइटिस, ठीक है, ऐसी अगर कंडीशन डेवलप होती है तो वहाँ से क्या होगा, प्रोटीन लूजिंग होता है। तो प्रोटीन लूजिंग होने से मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इम्पेयर्ड रहता है, वहाँ से जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ मूव करता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर रहता है लीवर फेलियर। अगर लीवर है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर या हेपेटाइटिस होता है, तो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है। नेक्स्ट होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन जो है अपनी बॉडी के अंदर वाटर, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड के रिटेंशन के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे थायराइड हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन है, या डिजीज़ है जैसे डायबिटीज़ है, तो ये सारे क्या करते हैं अपने बॉडी के अंदर जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो रहेगा वाटर रिटेंशन का, सोडियम एंड क्लोराइड का या पोटेशियम का, उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। नेक्स्ट होता है एल्टीट्यूड सिकनेस। क्रोनिक अगर डिजीज़ रहती है तो क्या होगा, क्रोनिक डिजीज़ की वजह से जो स्ट्रक्चर है उसकी परमेबिलिटी में चेंजेस आता है। नेक्स्ट होता है किडनी डिजीज़, जैसे रेनल फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, प्रोटीन जो है वो बाहर निकलते हैं और इसकी वजह से या सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो जाता है, प्रॉपर किडनी फिल्टर नहीं कर पाती। ये सब मेन होते हैं किडनी डिजीज़ फैक्टर के अंदर। नेक्स्ट होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक्स। जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तब। मेन लिम्फेटिक सिस्टम क्या वर्क करता है, लिम्फेटिक सिस्टम के पास जो फ्लूइड होता है, अगर कोई एक्सेस फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया तो एक नॉर्मली वो क्या करेगा, उसको अब्जॉर्ब करेगा और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आगे ट्रांसपोर्ट करता है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम आया तो वो वहाँ पे उसको प्रॉपरली डील नहीं कर पाता और फ्लूइड जो है लिम्फेटिक सिस्टम वाला भी फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट होता है फाइलेरियसिस। ये एक पैरासाइटिक डिजीज़ है जो इन्फ्लामेटरी चेंजेस डेवलप करती है। नेक्स्ट विनस थ्रोम्बोसिस। विनस थ्रोम्बोसिस हम डिस्कस कर रखे हैं कि अगर वेसल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो फ्लूइड जो है वो वेसल्स से बाहर की तरफ मूव करेगा। एक्लेम्सिया या प्रेगनेंसी में, एक्लेम्सिया मीन्स क्या होता है, ब्लड प्रेशर का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, साथ में प्रोटीन यूरिया भी डेवलप होता है। इसकी वजह से क्या होगा, जो विनस सिस्टम है उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और फ्लूइड जो है वेसल्स से बाहर की तरफ आउट हो जाता है। नेक्स्ट होता है एट्रोजेनिक कोजिस। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे पीईएम, प्रोटीन एनर्जी, माल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट सेप्सिस या कैपिलरी लीकेज, डायरेक्ट अगर इन्फेक्शन है तब फ्लूइड जो है वो उसकी परमेबिलिटी मेम्ब्रेन की अगर चेंज होगी तब फ्लूइड जो है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एडिमा। तो इसके अंदर फर्स्ट मैकेनिज्म जो है वो होता है इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फर्स्ट क्या होता है, राइज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट द वेनुलर एंड ऑफ कैपिलरीज टू ए लेवल
मोर देन द प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। तो उसकी वजह से क्या होगा, नो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड एट वेनुलर एंड, फ्लूइड का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा और क्या डेवलप हो जाएगा, एडिमा। सेकेंड, रिड्यूस्ड प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, रिड्यूस एल्बुमिन सिंथेसिस इन लीवर, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। तो उसकी वजह से फॉल इन प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। फॉल इन प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर आगे क्या करता है, नेट मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इनटू इंटरस्टिशियल टिश्यू, और उसकी वजह से क्या डेवलप होगा, एडिमा। थर्ड है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। फर्स्ट, इम्पेयर्ड लिम्फेटिक ड्रेनेज, चाहे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसकी वजह से क्या होएगा, लोकलाइज लिम्फ एडिमा। जैसे एग्जांपल है रेडियल मैस्टेक्टोमी फॉर कैंसर ब्रेस्ट, प्रेशर ऑन मेन लिम्फ डक्ट्स, इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम या ऑक्लूसन ऑफ लिम्फेटिक्स बाय मैलिग्नेंट सेल, ये मेन रीजन रहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन के। नेक्स्ट होता है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट हाइपोवॉलेमिया होगा। हाइपोवॉलेमिया की वजह से 3 फीचर्स डेवलप होते हैं, रीनल वैसोकंस्ट्रिक्शन, रेनिन हार्मोन सिंथेसिस और एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन सिंथेसिस। रीनल वैसोकंस्ट्रिक्शन होने से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, इसकी वजह से रीनल रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर रहेगा। सेकेंड, रेनिन जो है वो एल्डोस्टेरोन के ऊपर वर्क करेगा, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर करेगा। नेक्स्ट क्या होता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का सिंथेसिस होगा तो वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज करेगा, और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड रीनल रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर मिलके डेवलप करते हैं एडिमा। आया समझ में थ्योरी में। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या करती है, डायरेक्ट जो वेसल्स है उसकी परमेबिलिटी में चेंजेस कर देती है ना। तो फर्स्ट, कैपिलरी एंडोथेलियल इंजरी बाय टॉक्सिन्स, हिस्टामिन्स, एनोक्सिया या ड्रग, इसकी वजह से डेवलप होगा एंडोथेलियल गैप। एंडोथेलियल गैप के बाद इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी टू प्लाज्मा प्रोटीन, फिर डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर और डेवलप होता है एडिमा। अब ये एडिमा का डायग्नोस्टिक है। डायग्नोस्टिक में है टाइप्स, पिटिंग एडिमा या नॉन पिटिंग एडिमा। पैल्पेट करके देखना है, पिट अगर डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं पिटिंग एडिमा, और ये धीरे धीरे सॉल्व हो। नॉन पिटिंग एडिमा प्रेस करके देखा फिंगर से, बट क्या होता है उसके अंदर पिट डेवलप नहीं होता, उसको बोलते हैं नॉन पिटिंग एडिमा। नेक्स्ट, पिटिंग स्केल। पिटिंग स्केल जो है, पिटिंग एडिमा ओवर प्रेशर ऑफ 10 सेकेंड एंड मॉनिटर ड्यूरेशन ऑफ इंडेंटेशन। वापस 10 सेकेंड के अंदर देखते हैं कि वापस 10 सेकेंड दबा के देखते हैं कि कितने टाइम में ये वापस आता है। 1 सेंटीमीटर तक अगर इंडेंटेशन रहता है तो 1 + 2 सेंटीमीटर तक इंडेंटेशन रहता है तो 2 + 3 सेंटीमीटर इंडेंटेशन रहता है तो 3+, और 4 सेंटीमीटर तक इंडेंटेशन रहता है तो 4+। ठीक है, इट मीन्स क्या होता है, पिटिंग स्केल के अंदर हम क्या करेंगे, फिंगर से जो एडिमा वाला साइड जो रहेगा वहाँ पे प्रेस करके देखते हैं। अगर ये 1 सेंटीमीटर तक अंदर जाता है तो 1 + 2 है 2+, 3 है तो 3+, एंड 4 है तो 4+ कहते हैं। लेकिन इस टेस्ट को जो होते हैं पर्सन का पोस्चर या उसका वेट जो होता है वो इफ़ेक्ट डालता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स, डिपेंड ऑन सिस्टम या कोर्स के ऊपर है। अगर कार्डियक है तो कार्डियक के अंदर सिम्टम्स जो रहेगा, डिस्निया, एक्जर्सनल, ऑर्थोपनिया, पीएनडी। साइन डेवलप होते हैं, रेस्ट, जेवीपी, जुगुलर वेन प्रेशर है ना, S3 गैलोप,
डिस्प्लेस्ड एपेक्स, डिसकाइनेटिक एपेक्स। अगर हिपेटिक एडिमा है तो सिम्टम्स एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेडल एडिमा, ऑर्थोपनिया, अल्कोहल अब्यूज़। नेक्स्ट साइन जॉन्डिस, स्पाइडर एंजियोमा, पामर एरिथीमिया या एस्टेरेक्सिस फीचर्स डेवलप होंगे। अगर रीनल है तो सिम्टम्स अल्टर्ड एपिटाइट, अल्टर्ड टेस्ट, रेस्टलेस लेग, मायोक्लोन्स साइन, पेरीऑर्बिटल एडिमा, हाई बीपी, नाइट्रोजनस फीटर या पेरिकार्डियल रब, ये फीचर्स डेवलप होंगे। नेक्स्ट होता है इसके लिए हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन है डिपेंड ऑन कोजेस, रेस्पिरेटरी है या लीवर के ऊपर है या अदर कोई सिस्टम रीनल है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। इन्वेस्टिगेशंस नेक्स्ट चेस्ट, ये भी डिपेंड ऑन कोज जो रहेगा, जैसे चेस्ट एक्सरे फॉर कार्डियोमेगेलेरी, पल्मोनरी कंजेशन या प्लूरल इफेशन। इकोकार्डियोग्राफी होगी, एब्डोमिनल अगर रीजन रहता है तो एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी रहेगी, और साथ में 24 यूरिन प्रोटीन एक्सक्रीशन चेक करेंगे, लेवल ऑफ लिवर एंजाइम, एल्बुमिन चेक करेंगे, और डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस रहेगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ थेरेपी। फर्स्ट, रिवर्सिबल ऑफ द अंडरलाइंग डिसऑर्डर, इस मीन्स जो कोज है उसको रिमूव करना। सेकेंड, डाइटरी सोडियम रेस्ट्रिक्शन, और थर्ड है डायूरेटिक थेरेपी। इसके अंदर है डायूरेटिक थेरेपी कैसे वर्क करती है। फर्स्ट, डायूरेटिक थेरेपी आर एडमिनिस्टर्ड दैट लीड इनिशियली फ्लूइड लॉस फ्रॉम द इंट्रावस्कुलर स्पेस। उससे क्या होगा, डिक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, फिर उससे आगे फ्लूइड मूव फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस टू इंट्रावस्कुलर स्पेस। जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल से इंट्रावस्कुलर स्पेस में आएगा, और इंट्रावस्कुलर से ये डायरेक्ट जो नेफ्रोटिक सिस्टम है उसके अंदर वर्क करेगा और रिमूव करेगा। अगर पर्सन के सिरोसिस या असाइटिस है और नो पेरिफेरल एडिमा है तो 300 to 500 ml per day is the maximum amount that can be mobilized. और अगर पेशेंट को एनासार्का है तो रिमूवल ऑफ 2 to 3 लीटर ऑफ एडिमा फ्लूइड और मोर इन 24 hours कैन बी accomplished. नेक्स्ट है यूज ऑफ डायूरेटिक्स। इसके अंदर मेनली जो लूप डायूरेटिक्स है फ्यूरोसेमाइड वो यूज़ होगी। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो थायाजाइड्स और स्पाइरोनोलैक्टोन का भी यूज़ होगा। नेक्स्ट इसके अंदर सेकेंड है, अगर फ्लूइड जो है वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एक्यूमुलेट है तो एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस। ये एक डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक दोनों रोल को फॉलो करता है। थैंक यू फॉर क्लास।